सो लास्ट क्लास ऊर्ज रिएक्शन पे बात किया था, ध्यान में है ना? सो ओवरऑल रिएक्शन क्या था? अब बात किया तो क्लास से बाहर जाएगा एकदम, 100% गारंटी है। तो देख लिया बात करते हुए, ईमानदारी से चल जाना, नहीं तो थप्पड़ लगा के बाहर भेजूंगा मैं। ध्यान रखना, ऊर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एराइल हैलाइड या फिर sp2 कार्बन से कनेक्टेड या sp कार्बन से कनेक्टेड हेलोजन नहीं होना चाहिए। क्या था? ड्राई ईथर, राइट? और क्या बन जाता था ऐसा? दो तरह के मैकेनिज्म लोग बोलते हैं, एक तो शॉर्टकट बता दिया था, सोडियम जो है ड्राई ईथर में इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। और पता है, अगर आप यहाँ क्राउन ईथर यूज करोगे, है ना, अगर क्राउन ईथर यूज करोगे तो Na+ ना ट्रैप हो जाता है क्राउन ईथर में। क्राउन ईथर मतलब साइक्लिक ईथर होता है। तो ड्राई ईथर में Na+ ट्रैप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। नाउ दैट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू अटैक ऑन, या इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ऐसा देखा गया कि इसका होमोलिसिस हुआ, सॉरी हेट्रोलिसिस हुआ, लेकिन बना रेडिकल। हाउ डज रेडिकल कैसे बन गया? मान लो बॉन्ड टूट गया, X- बना और कार्बन पे प्लस है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जो कि सोडियम से आया था, तो एक्चुअल में बन गया R डॉट, एक्चुअल में बन गया R डॉट, और बहुत सारा R डॉट आपस में जुड़ के ये मैकेनिज्म है। कुछ लोग बोलते हैं रेडिकल मैकेनिज्म, ऊर्ज रिएक्शन का कुछ लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल मैकेनिज्म। गुड टू गो। सारे के सारे RX किस में आ गए? R डॉट में, और R डॉट आपस में जुड़ते चले गए, R डॉट आपस में जुड़ते चले गए, और यही रीजन है कि RX से RR बन गया। ये मैकेनिज्म समझे? फर्स्ट मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म लोग क्या बोलते हैं? सेकंड मैकेनिज्म में लोग बोलते हैं कि दो मोल इलेक्ट्रॉन निकालो। इस तरह से भी कुछ लोग प्रपोज कर रहे हैं, SN2 मैकेनिज्म। तो इससे क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन निकला, वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो एनायन बनेगा, R- भी बनेगा और X- भी बनेगा, जबकि यहाँ क्या बना था? R डॉट एंड X- बना था। इनफैक्ट R+ और X- बना था, लेकिन R+ ने सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसलिए रेडिकल बन गया, ठीक है, और रेडिकल जोड़ते चले गए। ओके, यहाँ पे देखो पहला स्टेप में क्या हुआ, कुछ अल्काइल हैलाइड सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेके R- बना दिया। फ्यू अल्काइल हैलाइड्स, नॉट ऑल, फ्यू अल्काइल हैलाइड सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेकर R-, और ये जो R- है वो रिमेनिंग RS के साथ रिएक्ट करके SN2 कुछ लोग ये मैकेनिज्म भी बोलते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि रेडिकल ज्यादा प्रेफरेंस दो। ड्राई ईथर, ऑल्दो सोडियम जो आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू इशारा करता है, सोडियम मेटल है ना, तो आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू तरफ इशारा तो करता है वो, ठीक है। लिखिए जल्दी, मैकेनिज्म लिखिए। क्विक क्विक क्विक।
कल जो रेडिकल का पीडीएफ भेजा था उसका किसी रिपीट निकाला है क्या? एनीवन? रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक बेंजाइलिक कल पढ़ा दिया था, है अभी फ्रेंड इसके पास? नहीं? ठीक है, देखो कौन सा मैकेनिज्म सही है गलत है उस पर डिबेट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये समझना है कि अल्केन का प्रिपरेशन का एक्सेलेंट मेथड है सिमेट्रिकल अल्केन, इवन मेंबर्ड अल्केन का एक्सेलेंट मेथड है। तो की पॉइंट्स थोड़ा बहुत लिखिए, की पॉइंट्स। लिखो, whenever any alkyl halide is treated with a metal in protic solvent, whenever in any alkyl halide, whenever in whenever any Rx is treated with a metal in a protic solvent, whenever any alkyl halide is treated with a metal in a protic solvent, alkanes ब्रैकेट में लिख सकते हो sometimes alkenes are produced, alkanes ब्रैकेट में लिख सकते हो sometimes alkenes are produced। की पॉइंट्स है ना, फुल स्टॉप। if metal is sodium and the solvent is dry ether, if metal is solvent metal is sodium and solvent is dry ether, it is called Urj reaction, it is called Urj reaction। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलता है, मतलब प्राइमरी हेलाइड, और इसी में अगर रेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन का बात करें तो ये 3 to 1 चलता है। मैं ये समझाता हूं क्या मतलब है इसका। रेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये सेकंड की पॉइंट है। देखिए, सेकंड की पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहां पर है कि अगर आप CH3Cl लेते हो Na ड्राई ईथर या क्राउन ईथर, तब तो इथेन ही बनता है। लेकिन यही अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सेम रिएजेंट, तो इस तरह का कंपाउंड मेजर नहीं होता, ये प्रोडक्ट मेजर नहीं होता। अगर ऐसा हुआ होता तो हम बोलते कॉम्बिनेशन है, दो आर जुड़ते तो बोलते कॉम्बिनेशन है। यहां इतना पता है रेडिकल मैकेनिज्म में कि रेडिकल कौन सा बनेगा, जब सोडियम ड्राई ईथर आएगा तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, राइट, बनेगा। और 3 डिग्री रेडिकल एक दो नहीं, बहुत सारे बनेंगे, और 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल भी है। तो सारे के सारे अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री रेडिकल में चेंज हो गए। अब रिएक्शन मिक्सचर में जो 3 डिग्री रेडिकल है ना, बहुत सारे 3 डिग्री रेडिकल है, तो इस 3 डिग्री रेडिकल को दूसरे 3 डिग्री रेडिकल में कोलाइड करने में क्राउडिंग होगी। अगर ये दोनों जुड़ जाता तब वो बनता, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग ये ना इसके साथ कोलाइड नहीं करके जो इसका 9H है उसके साथ कोलाइड करता है, या उल्टा, ये सी डॉट इस सी डॉट के साथ कोलाइड नहीं करके इसके 9H के साथ कोलाइड करता है। गुड टू गो।
तो इससे क्या होता है, ये रेडिकल इन 9 में से किसी एक H को अपने पास बुलाता है। अगर मान लो ये रेडिकल अगर इन 9 में से किसी एक के साथ टकराया तो वहां से H डॉट अपने पास बुला लिया। H डॉट, तो ये एक्चुअल में किस में चला गया, खुद उसने 9 में से किसी एक से H ले लिया। ये रेडिकल इस 9 में से कोई एक H डॉट को अपने पास बुला लिया। अब बताओ जिससे भी उसने H लिया होगा वहां तो डॉट आएगा ना, C डॉट H डॉट दोनों बनेगा ना। यहां से मान लो CH बॉन्ड का, ये कार्बन रेडिकल ने इस CH बॉन्ड का होमोलिसिस कराया, तो CH बॉन्ड का जब होमोलिसिस कराया तो H डॉट को अपने पास बुला लिया। अब यहाँ C डॉट है और यहाँ भी डॉट है, वो आपस में जुड़ के क्या बना देगा, आइसोब्यूटीन। आया समझ में? सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो कभी भी प्राइमरी हेलाइड होगा ना तो कॉम्बिनेशन, और टर्सरी होगा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसीलिए वो पॉइंट लिखा है, समझ गए? ईज ऑफ कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 में अच्छा है, 3 में तो कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा नहीं। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड ऊर्ज रिएक्शन के साथ अल्केन ही देगा कॉम्बिनेशन की वजह से, लेकिन 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड देख रहे हो, आइसोब्यूटेन एंड आइसोब्यूटीन दोनों दिया, मतलब अल्केन भी दिया, और इसलिए पूरा रिएक्शन में क्या लिखा है, मोस्टली अल्केन समटाइम्स अल्कीन ऑल्सो। देखो अभी जो पहला पॉइंट लिखा है, एनी RX when treated with metal in dry ether will form alkanes, and ब्रैकेट में क्या लिखा है, समटाइम्स अल्कीन। तो आपको बस ये याद रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अगर है तो कॉम्बिनेशन, और टर्सरी है तो ऊर्ज रिएक्शन में इतना बात ध्यान में रख लेना है। इसमें चाहो नोट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन ऊर्ज रिएक्शन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ऑलवेज गिव्स कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट एज मेजर। इन ऊर्ज रिएक्शन 1 degree and 2 degree alkyl halide always gives combination product as a major product, but 3 डिग्री के साथ क्या होता है आप समझ चुके हो ना। अगर ये बात समझ गए तो हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं ऊर्ज रिएक्शन पे, ठीक है? अगर इथाइल क्लोराइड है, सोडियम ड्राई ईथर है, सब जगह सोडियम ड्राई ईथर ही है, ध्यान रखना। मैं क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दिया हूं, ये हटा दे कॉम्बिनेशन। फिर से यहाँ पे एक पॉइंट लिखा दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री ऑलवेज गिव combination as a major product, right? 1 degree 2 degree always give combination as a major product। ये सारे क्वेश्चंस ऊर्ज रिएक्शन पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है? हर जगह सोडियम ड्राई ईथर ही है, फटाफट क्वेश्चन करिए। ध्यान रखिए पूरी रेडिकल रिएक्शन 11 12th में जहां भी रेडिकल रिएक्शन है वो आपके नोट में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा लिख लेना, ClBr, ये भी एक बार आया हुआ है, Cl चलो जल्दी जल्दी इतना क्वेश्चन कर लो।
एक और क्वेश्चन, चलो ये देखो, ऊर्ज रिएक्शन है छोटा सा नेम रिएक्शन, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हर जगह पे सोडियम ड्राई ईथर है। पहला का आंसर है ब्यूटेन। आपको क्या करना है बच्चे, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है वहीं पे रेडिकल लाना है और उस तरह के रेडिकल को जोड़ देना है, यही शॉर्टकट है। इस तरह के दो रेडिकल को आपस में जोड़ देना है, बशर्ते 3 डिग्री हो तो नहीं करना है ये काम, ठीक है। अगेन यहाँ पे कौन सा रेडिकल बनेगा, शॉर्टकट ये, जिस कार्बन पे डॉट है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वहीं डॉट लाना है, उसी कार्बन पे। और अगर उतना नहीं समझ में आ रहा तो उस तरह का दो रेडिकल बैक टू बैक लिख दो, लिख दिया और ऐसे जोड़ दो, ये शॉर्टकट हो गया। जिस कार्बन पे हेलोजन है तो इसका मेजर प्रोडक्ट देखो ये है। अच्छा, इसका मेजर प्रोडक्ट मुझे लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने उधर लिखा दिया है, एक ऐसा और एक ऐसा। सॉरी, ये सेम क्वेश्चन उधर अभी लिखा था। 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड क्या हो जाता है, 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड का क्या हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना, ये बीच में प्लस है ना। नाउ इसका बता सकते हो, ये भी एम्स में आया हुआ सवाल है, बताओ। इन दोनों पे डॉट आएगा, आपस में जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, इंटरनली जुड़ जाएगा। दो रेडिकल सेम में आ गया ना, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे देखो ना, एक में ही एक ही रेडिकल था, अगर यहाँ बैक टू बैक दो रेडिकल होता तो आपस में जुड़ जाते। ये आया हुआ एम्स में सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इस वाले में देखो तो दो अलग अलग रेडिकल बनेंगे, CH3 डॉट एंड ऐसा। जब आप दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हो ना तो 3 प्रोडक्ट, दोनों ये ही दोनों आपस में जुड़ गया तो इथेन, ये दोनों आपस में जुड़ गया तो ब्यूटेन, और अगर क्रॉस हो रहा है तो प्रोपेन, क्रॉस हो रहा है तो प्रोपेन। आ रहा है समझ में? इसका बता सकते हो इसका क्या होगा, यहां और यहां डॉट आएगा, आपस में कितना मेंबर रिंग बनेगा, गेस करो जल्दी। 6 मेंबर्ड रिंग हो गया आंसर। इसका एनी आइडिया? स्पाइरो नहीं, ऐसा बाईसाइक्लो भी नहीं बच्चे, इस तरह का दो रेडिकल बना ना, ऐसा बना, इसी तरह का एक और बना के आपस में बॉन्ड बना दो, मतलब दो रिंग सिर्फ एक बॉन्ड से जुड़ा होगा, दो रिंग एक बॉन्ड से जुड़ा होगा, बाईसाइक्लो नहीं है वो, अलग अलग है ना इधर। हाँ ये कर सकते हैं। अच्छा, ये जेई में आया हुआ सवाल है, ये दोनों जैसे बोला ना 4 नंबर जेई में, नीट में आया हुआ सवाल है, एम्स में, ये जेई में यहां और यहां डॉट होगा तो आपस में ही जुड़ जाएगा, यहां भी सेम। हाँ, ए वाले में इन सब कार्बन पे डॉट आ जाएगा, गुड टू गो। तो इसको इसको और इसको ऐसे जोड़ दो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्पाइरो है, एनीबडी जो इसने इसको गेस कर लिया हो? देखो नो डाउट सबसे पहले डॉट कहाँ आने वाला है, यहां डॉट आ जाएगा, आ जाएगा पक्का। अब देखो ये इंटरनली ना इसका होमोलिसिस करके इस पर अटैक कर देगा, इंटरनली पाई बॉन्ड तोड़ देगा। एक तो तुम्हें ऐसा लग रहा है सर इसी तरह का दो रेडिकल जोड़ के ऐसे जोड़ दे, बहुत बड़ा सा चेन बना ले, एक ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन बीच में पाई बॉन्ड भी है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो कितना मेंबर रिंग बनता हुआ दिख रहा है, अगर ये ऐसे जुड़ गया तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग। पता है एक्चुअल में ऐसा बनने वाला है,
और अब इस तरह का दो पार्ट आपस में जुड़ेगा। ये जब इस पे जुड़ा ना बच्चे, तो डॉट यहां पे आ गया कि नहीं? इधर वाला कितना मेंबर्ड रिंग? 1 2 3 4 5, एक 6 मेंबर्ड रिंग, और 6 मेंबर्ड रिंग से कनेक्टेड एक मिथाइल पे डॉट। तो इसी तरह का दो रेडिकल बना दो वहां पे, क्योंकि इस तरह के बिलियंस ऑफ रेडिकल बनेंगे, और आपस में जोड़ देना। सो इसका मेजर प्रोडक्ट ये है, देख लो। इस क्वेश्चन का मेजर प्रोडक्ट ये है। बनाया ना? 1 2 3। मेजर थोड़ा मुश्किल होगा बोलना, है ना? अगर बोलोगे तो क्रॉस वाला ही ज्यादा बोलो, लेकिन ठीक है, फिर भी मतलब ऐसा नहीं बना सकते कि 99.99% वही बन गया। इसीलिए बोला जाता है ना, वुड्स रिएक्शन इज नॉट गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑड मेंबर्ड अल्केन, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इवन मेंबर्ड अल्केन। गुड टू गो। अभी की पॉइंट्स में मैं लिखा दूंगा। This is the method of preparation of alkane, as well as these are the very famous chemical reaction of alkyl halide. अल्काइल हेलाइड का केमिकल रिएक्शन है। अच्छा बताओ, अभी तक जो रेडिकल रिएक्शन दे रहा था वो अल्केन दे रहा था। अरे ध्यान दे, अभी तक जो रेडिकल रिएक्शन हमने पढ़ा क्लास में, वो कौन दे रहा था? अल्केन दे रहा था। यस नो? अरे यस नो? अल्केन या फिर एलाइलिक बेंजाइलिक sp3 कार्बन हैविंग हाइड्रोजन, यही तो पढ़ा था लास्ट लेक्चर तक। बोलो। रेडिकल रिएक्शन में मैं बता दूं, रेडिकल रिएक्शन पहला दिन जो मैंने पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग 1 आवर के आसपास की है, और कल जो मैंने रेडिकल रिएक्शन पढ़ाया उसकी भी रिकॉर्डिंग 1 आवर 30 मिनट के आसपास की है। रिकॉर्डिंग अगर 1 आवर का है तो क्लास कम से कम 1.5 आवर का होता है, ऐसा। तो नाउ अभी भी रेडिकल ही चल रहा है। जैसे आपको याद होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 या 4 लेक्चर हुए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 4 लेक्चर हुए ना, बेंजीन एंड रिलेटेड टू दैट। उसी तरह से फ्री रेडिकल अभी चल रहा है, और पूरे 11 12 के एनसीईआरटी में जहां भी फ्री रेडिकल है वो सब पिछले 2 दिनों में कॉपी में लिखाया जा रहा है, और सिर्फ उतना ही रट लिया, काम हो गया। क्योंकि एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे, एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया है सब इधर डाल दे रहे हैं। ये सब तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की पॉइंट में लिख लो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। जल्दी 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 लिखो, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। only symmetrical alkanes or alkane having even number of carbon, only symmetrical alkane or alkane having even number of carbon can be prepared by this method. देखो टिक करना, जो जो लगता है बन सकता है, ठीक है। जो मीथेन इससे बन सकता है उसको टिक करना है। उस रिएक्शन से जो जो अल्केन बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है बच्चे।
आपको बताना है आउट ऑफ दिस अल्केन्स, पीछे प्रोपेन क्यों बना? हाँ हाँ हाँ, पीछे प्रोपेन क्यों बना? CH3Cl और CH3Cl। नहीं नहीं, यहाँ पे लिख लेना कि सेलेक्ट अल्केन विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय उस रिएक्शन एज मेजर प्रोडक्ट। चलो थोड़ा करेक्ट कर लो, मतलब 99.99% आप ये सब बना सकते हो ऐसा। तो ये तो बिल्कुल नहीं बना सकते, ये बना सकते हैं अगर मिथाइल हेलाइड लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड लेते हैं तो ये बना सकते हैं। ये भी एज ए मेजर प्रोडक्ट तो नहीं बना सकते। आप मिथाइल और इथाइल क्लोराइड लोगे तो ये बन जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम इथेन और ब्यूटेन भी बनेगा। इसको बनाने के चक्कर में दो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना दिया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये रखा हूं कि सिर्फ यही बने, ऐसा क्वेश्चन है। क्या उस रिएक्शन से पॉसिबल है सिर्फ प्रोपेन बने? सिर्फ प्रोपेन बने है क्या? नहीं। क्या ब्यूटेन बने सिर्फ पॉसिबल है? ऑब्वियसली इसके लिए आपको इथाइल हेलाइड लेना पड़ेगा, राइट? क्या सिर्फ पेंटेन बने पॉसिबल है? नहीं। क्या नियोपेंटेन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है? 1,6 डाइहेलाइड लेना पड़ेगा, बन जाएगा? ये भी बन जाएगा। 1,5 डाइहेलाइड लेना पड़ेगा। देखो ऑड मेंबर्ड साइक्लोअल्केन बन जा रहा है, ऑड मेंबर्ड साइक्लोअल्केन बन जा रहा है, लेकिन इसके लिए हम क्या ले रहे हैं? बोलो। 1,5 डाइहेलाइड ले रहे हैं तब बन जा रहा है। क्या ये बन पाएगा? ये नहीं बन पाएगा। अब ट्राई करके देख लेना। और ये तो अभी बनाया था लास्ट क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन दिया था उसमें वही बना था। ठीक है, देखो जुगाड़ लगाओगे ना तो हो सकता है कि ये बन जाए, लेकिन इसमें दो एक्स्ट्रा भी बनेगा। इसको बनाने के लिए ना आपको क्या लेना पड़ेगा, देखो ये और ये लेना पड़ेगा, समझे? एक ही अल्काइल हेलाइड से वो अल्केन बनता हुआ दिख रहा है तो वो आंसर आ सकता है। सिर्फ एक अल्काइल हेलाइड से ये बनता हुआ दिख रहा है तो ये आंसर आ सकता है। यहां डॉट और यहां डॉट आएगा तो ये बन जाएगा, लेकिन यहां डॉट आएगा तो इस तरह का दो रिंग भी तो आपस में जुड़ेगा। अरे यस नो, मेरा कोई, मैं कहने का मतलब है कि इज देयर एनी ओनली वन अल्काइल हेलाइड व्हिच कैन फॉर्म दिस? नो। हाँ, लेकिन इसमें ये वाला अल्काइल हेलाइड ये बना देगा, देख लो। सिर्फ ये लेके देखो वो बन जाएगा। सिर्फ वो अल्काइल हेलाइड लो, 10 नंबर अल्केन बन जाएगा। देखो आ रहा है समझ में क्या मतलब है? मतलब तुमसे क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा ऐसा हो सकता है कि इज देयर एनी पॉसिबल अल्काइल हेलाइड व्हिच कैन फॉर्म मीथेन बाय वुड्स रिएक्शन? नो। इज देयर एनी अल्काइल हेलाइड पॉसिबल व्हिच कैन फॉर्म मीथेन बाय वुड्स रिएक्शन एज अ मेजर प्रोडक्ट? यस, मिथाइल हेलाइड। इज देयर ओनली वन अल्काइल हेलाइड व्हिच कैन फॉर्म प्रोपेन बाय वुड्स रिएक्शन? नो। समझ गए? नाउ दो रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में और है। एक है उर्ज फिटिग रिएक्शन। उर्ज फिटिग में ना एक अल्काइल हेलाइड लिया जाता है, एक एराइल हेलाइड लिया जाता है। सेम कंसेप्ट वही है, सोडियम ड्राई ईथर। तो इसमें ना ऐसा बन जाता है। बताओ तुषार, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्काइल बेंजीन बना सकते हैं अभी तक जो पढ़ा है? कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें हम अल्काइल बेंजीन बना सकते हैं अभी तक अगर हमने पढ़ा है कुछ ऐसा रिएक्शन? तो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बेंजीन एंड RX एल एनहाइड्रस AlCl3, याद है? दिस इज वन ऑफ द अनदर रिएक्शन जिसमें बेंजीन में अगर अल्काइल ग्रुप जोड़ना है तो उर्ज फिटिग मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है। और सिर्फ फिटिग रिएक्शन में दो एराइल हेलाइड आपस में जोड़ते हैं, डाइफिनाइल का प्रिपरेशन है। डाइफिनाइल का प्रिपरेशन है, लिख के रख लीजिए। ये दोनों नेम रिएक्शन है, जैसे कि हमने स्वार्ज एंड फिंकलस्टीन पढ़ा था, है ना? RCl RBr से RF बनाना स्वार्ज था, RCl RBr से RI बनाना फिंकलस्टीन था, NaI एसीटोन के प्रेजेंस में। उसी तरह से इसको रटना है कि अगर एक अल्काइल हेलाइड और एक एराइल हेलाइड लेते हैं, उर्ज एंड फिटिग, ऐसे
अल्काइल जब भी था तो ऊर्ज था, और सिर्फ एराइल है तो फिटिग है, ऐसे ही रखना है, ऊर्ज फिटिग, और सिर्फ फिटिग में 2 एराइल होना चाहिए। बाइफेनाइल बनाने के लिए फिटिग रिएक्शन इज वन ऑफ द वेरी फेमस रिएक्शन। मुझे नहीं लगता, आप एक बार एनसीईआरटी देखिए, थोड़ा बहुत कंडीशन में फर्क होना चाहिए। एक बार एनसीईआरटी लाओ, हेलो अल्केन हेलो एग्जैक्टली वही रटेंगे, उससे ज्यादा नहीं है, तो ऐसे ही कुछ रेडिकल के थ्रू होता है। मिला वो रिएक्शन मिला? पहला चैप्टर में 4-5 नेम रिएक्शन है, चारों कवर्ड हो गया, ज्यादा है नहीं नेम रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में, और ये कवर हो गया सारा रिएक्शन, है ना। देखो मैं बताऊं सोएब, जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी का, मुझे तो यहाँ रिएजेंट और कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिख रहा है। लैंग्वेज है मिक्सचर ऑफ अल्काइल एंड एराइल हैलाइड गिव्स अल्काइल एरीन व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, बस इतना ही लिखा है। एंड उसके बाद लिखा है एराइल हैलाइड आल्सो गिव्स एनालोगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम एंड ड्राई ईथर। मतलब कोई अदर कंडीशन मेंशन नहीं है, तो बस इसको एज इट इज याद कर लो कि अगर 2 एराइल हैलाइड है, सोडियम ड्राई ईथर है, तो बाइफेनाइल बनेगा। अगर एक अल्काइल एक एराइल है, ठीक है, यहां तक समझ गए। नाउ लिखिए नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट ऊर्ज रिएक्शन। फिर से बातें शुरू हो गई। देखो मैं सोच के आया था कि कम से कम 3 बजे तक आज पढ़ेंगे, कुछ दिक्कत हो रही है उधर, कुछ जरूरत है तो 2 बजे छोड़ रहे हैं। 2 बजे तक तो शांति बना कर रख। हाँ लिखिए, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखिए ऐसा देखा गया बच्चे कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को, बातें नहीं इधर, NaOH CaON हीट, इसको शॉर्ट में सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम, शॉर्ट में ऐसे भी लिखा रहता है, सोडा लाइम एंड हीट। तो इस वाले केस में ऐसा बनता है, सॉरी RH बनता है, मतलब CO2 गायब हो गया, ये दोनों जुड़ गए आपस में, CO2 निकलना ही डीकार्बोक्सिलेशन है। और अगर आप इसको NaOH से रिएक्शन करा के इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, इलेक्ट्रोलिसिस I या Q, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड भी ना हो, I करंट या चार्ज लिखा हो, सिंबल भी हो सकता है, नाम भी लिखा हो सकता है, चार्ज या करंट, तो इस केस में ऐसा बनता है। ये वाला एनायनिक मैकेनिज्म है, लेकिन ये भी डिस्कस कर लेंगे। हो क्या रहा है कि सारे रेडिकल एक जगह पे होना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ और आ जा रहा है तो थोड़ा बता देते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन, फुल फॉर्म लिखना, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, फुल फॉर्म लिखिएगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पास कराते हो सोडा लाइम एंड हीट, देन यू आर गोइंग टू गेट अल्केन, लोअर अल्केन। मजेदार बात है, लोअर अल्केन कैसे बोल रहे हैं, अगर रिएक्टेंट में 4 कार्बन है इंक्लूडिंग दिस कार्बन, तो 3 कार्बन वाला अल्केन बनता है, स्टेप डाउन प्रोसेस बोलते हैं इसको। रिएक्टेंट में अगर 4 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन अगर करोगे तो ऐसा ही चलेगा, ठीक है।
थर्मल डिकार्बो, और इसको स्टेप अप नहीं बोल सकते, डिपेंड्स, ये क्वेश्चन मैं देखूंगा अभी बताऊंगा। इसमें पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में 4 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, तो इसको मत बोलना स्टेप डाउन। देखो अभी हेलो अल्केन हेलोइरिन लगभग कंप्लीशन पे आ रहा है, हाइड्रोकार्बन भी लगभग 70% कंप्लीशन पे आ चुका है, ठीक है। एमाइंस भी लगभग 50% कंप्लीट हो गया, अगर डाइजोनियम सॉल्ट याद कर लिया है तो, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में NAR हो चुका है। डन। हम्म, SL ओके। देखो अगर आप इथेनोइक एसिड लेते हो, बातें नहीं, सोडा लाइम एंड हीट, तो बन जाता है मिथेन। अगर आप इथेनोइक एसिड लोगे, सोडा लाइम हीट लोगे, लेकिन यही अगर आप NaOH एंड इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, I और Q, करंट और चार्ज, इस पूरे को एक साथ लिखते हैं KES, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस केस में ये जो R पार्ट है वो 2 बार जुड़ जाता है। अब देखो शॉर्टकट से मैच करके देखो, दिखेगा ये वाला R पार्ट 2 बार मैच कर गया, ठीक है। जैसे इसी को अगर एडिट करके एक क्वेश्चन और लिखें, मान लो मैंने यहाँ बेंजोइक एसिड लिख दिया, तो क्या बनना चाहिए सोच के देखो, यहीं पे एडिट कर रहा हूं। तुम्हें मैंने बोला था पूरा फुल फॉर्म लिखने हैं ना, थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिए। क्या लगता है इस केस में क्या बनेगा, अगर बेंजोइक एसिड है और इसका हम थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं, तो बस बेंजीन, मैंने क्या बोला, बीच में ये CO2 निकाल के ये H और इसके साथ बॉन्ड बन जाने। लेकिन इसमें क्या बनेगा पता है, अभी जस्ट फिटिक रिएक्शन में जो बना था वही बनेगा। फिटिक रिएक्शन में ये बना था, ध्यान रखो, नहीं बना था फिटिक में। अरे यस नो, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नहीं, सब है नहीं सिलेबस, पहले इसको पढ़ ले, एक्स्ट्रा मत पढ़ कुछ भी। हाँ बनेगा, वही बिल्कुल बनेगा। PDF में मैंने लिख दिया है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं मैं, कभी नहीं आएगा। उसमें उल्मान रिएक्शन भी है और एक फ्रैंकलिन रिएक्शन भी है, 2-3 है, वो सब नहीं करो, पहले ये तो याद हो जाए। जैसे अभी जैसे पूछा ना कि अल्काइल बेंजीन बनाने के लिए एक मेथड बताओ, तो तूने क्या नाम बताया, है ना। लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि पहले इसको अच्छे से याद कर लें, जितना है सिलेबस में। NCERT से बाहर मत जा तू, सर बार बार बोल रहा हूँ।
अरे मैं समझ गया, लेकिन जब तक तेरा एनसीईआरटी नहीं रट जाता है पूरा तब तक एक्स्ट्रा कुछ मत कर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एक एक लाइन हेलो अल्केन हेलोरिन एनसीईआरटी याद है तो पहले उस पर फोकस करो। मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी यही रिक्वेस्ट किया था, फेनॉल का एनसीईआरटी रटो, एनिलीन का एनसीईआरटी रटो। क्या है Na? अच्छा रेशियो दे रखा है। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस किस में बात कर रहे हो? हाँ जी, थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन में, हालांकि अल्केन में भी मिलेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, सोडा लाइम और इसका रेशियो दे रखा है एनसीईआरटी में 3:1। सोडा लाइम NaOH3 लेना है और लाइम 1 लेना है, ठीक है? डेटा है, रिएक्शन कंडीशन है, तो अच्छी बात है। ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में मिलेगा। नाउ लिखो मैकेनिज्म ऑफ थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन, फुल फॉर्म लिखना आप है ना, मैकेनिज्म ऑफ थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन। बातें नहीं, देखो इसमें क्या होता है, थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म में जो बेस आप यूज करते हो, एसिड बेस रिएक्शन होके सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन है, अब जो सॉल्ट का एनायन है बच्चे, उसको जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो R- एंड CO2 गैस निकलता है, और ये CO2 गैस को ट्रैप करने का काम कैल्शियम ऑक्साइड भी कर सकता है, CaCO3 बना सकता है। CaCO3 पता चला NaOH से रिएक्ट करके Na2CO3 बना देगा। जरा सोचो ना, ये CO2 जो ट्रैप हुआ, साइलेंस सिद्धर, अपना अपना पढ़िए। देखिए ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट, और वहां देखो अभी जैसे बोला ना विशाल ने कि NaOH एक्सेस में, तो ये NaOH से रिएक्ट करके ना Na2CO3 भी बना देगा। तो यहाँ लाइम का बस इतना यूज है कि डीकार्बोक्सिलेशन को एक्सिलरेट करता है। लाइम का क्या यूज है? NaOH का यूज है बस एसिड बेस रिएक्शन, एसिड को सॉल्ट में चेंज करना। सॉल्ट का एनायन को हीट करते हैं तो कार्बन आयन बनता है, और लास्ट में अगर एसिडिक वर्कअप करा दिए तो बन जाएगा RH। लास्ट में आप एसिडिक वर्कअप करा दो तो हाउ दिस रिएक्शन हैपन समझ में आ रहा है? थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन कहीं ना देखो, अभी तक ऐसे बहुत रेयर रिएक्शन मिले थे जिसमें कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट बना था। एक कार्बन आयन बना था E1CB में, पुअर लिविंग ग्रुप के केस में या बल्कि बेस के केस में, याद आ रहा है? पुअर लिविंग ग्रुप, बल्कि बेस, या स्पेशली एसिडिक हाइड्रोजन के केस में E2 का जो बेस था अल्कोहलिक KOH NaNH2, वो सब क्या करता था, पहले H+ ले जाता था, कार्बन आयन बनाता था, हॉफमैन अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अभी आपको एक नया रिएक्शन मिला जिसमें कार्बन आयन एज एन इंटरमीडिएट, हालांकि बहुत सारे बुक में ऐसा लिखा भी नहीं होता, लेकिन ये मानने से आंसर सही आ जाता है। तो अगर आपको पूछ दिया कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बताइए, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी जा चुका है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ, इन तीनों में पहले बताओ, रेट ऑफ थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन। मैं फिर बोलूं, जिस कार्बन से एसिड ग्रुप जुड़ा है उसी कार्बन पे नेगेटिव लाना है। देखो तो, जहां पे जिस कार्बन से ये पार्ट जुड़ा है उसी पे नेगेटिव आ रहा है ना,
पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन की हीटिंग से R माइनस बना, कहां पे नेगेटिव आ रहा है? जिस कार्बन से कार्बोनिल कार्बन जुड़ा है उसी पे तो नेगेटिव आ रहा है। तो बताओ यहां पे कौन से एनायन का स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा? यहां पे नेगेटिव इस पे आएगा, यहाँ नेगेटिव इस पे आएगा, यहाँ नेगेटिव इस पे आएगा। Rate of thermal decarboxylation is directly proportional to stability of carbon ion formed. Stable the carbon ion formed, faster the rate of decarboxylation. तो मैं बताऊं पूरा डिटेल में लिख लो, सिर्फ यही मत लिखो की पॉइंट्स के जैसा। देखो मैं पढ़ रहा था क्या, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेडिकल रिएक्शन। लेकिन बीच में एक ऐसा रिएक्शन आ गया जो रेडिकल नहीं है, लेकिन फिर मैं उसको इग्नोर नहीं किया क्योंकि यहाँ पढ़ा ही देते हैं। CO2 निकलना है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से तो दो तरीका है, एक है एनायनिक मैकेनिज्म से जो सोडा लाइम हीट के प्रेजेंस में होता है, दूसरा रेडिकल है जो हमारा सिलेबस है, वो तो हम अभी करेंगे ही। सारे रेडिकल रिएक्शन एक जगह पे होगा, ठीक है। बोल सकते हो, मतलब दो तीन रीजन है कि इतना जल्दी CO2 निकलता नहीं, तो होता क्या है कि रिएक्शन कंडीशन को थोड़ा माइल्डर करता है। सिर्फ NaOH के प्रेजेंस में पता चला 400 डिग्री सी लग गया, और NaOH और लाइम यूज कर रहे हो तो वो 100 डिग्री सी पे हो गया। तो इसीलिए लाइम का 2-3 यूज यहाँ पे बताया है, ठीक है। CO2 जो निकला उसको तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज किया, फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि बेस है वहां पर तो सोडियम कार्बोनेट बदल गया, ठीक है। सबको आ रहा है समझ में जी? मैं लिख लो ना, रेट ऑफ थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फॉर्म्ड। और नेगेटिव कहां लाना है? शॉर्टकट क्या सिखाया, नेगेटिव कहां लाना है? मैकेनिज्म देख के बताओ नेगेटिव कहां आएगा। एसिड COH जिस कार्बन से जुड़ा है उसी पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे बताओ COOH यहाँ जुड़ा है, इस पे नेगेटिव। यहाँ पर देख जी, डाउट पूछ के उधर देख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेगेटिव इधर आएगा, इसमें नेगेटिव इस वाले कार्बन पे, तो नेगेटिव ऑन sp कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा ना। कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है बताओ? तू क्या हंस रहा है संकेत? डाउट तो पूछ रहा है कम से कम। हाँ तेरे डाउट ही अलग तरह का होता है, इस सब में डाउट ही नहीं है तुमको। वरद मैं फिर बोलूं, जो मैं लिखा रहा हूं वो इसमें से कोई भी पार्ट टैप टेस्ट ये में और सिर्फ नोट्स में ही आ सकता है, कहीं और ढूंढो मत, नोट्स रट लो, है ना। और ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस हर जैसे से रिएक्शन हो रहा है उसके क्वेश्चंस भी आपके पास आ रहे हैं, है ना। तो रेट ऑफ थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फॉर्म्ड, ठीक है। नोट में लिख लेना, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन वेरी फास्ट या रेडली। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन रेडली। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड undergo thermal decarboxylation readily, undergo thermal decarboxylation readily। देखिए ये है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन हो जाएगा, क्लियर है। अब इसकी डिकार्बोक्सिलेशन रेडली क्यों हो रही है? ये अल्फा ये बीटा, दो रीजन है बच्चे। एक रीजन, अगर तुम एनायनिक मैकेनिज्म से चलते हो
तो मैंने बोला ना, जिस कार्बन पे एसिड जुड़ा है उसी पे नेगेटिव आएगा। तो ये जो कार्बेनाइन बनेगा ये काफी ज्यादा स्टेबल नहीं लग रहा है क्या आपको? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन बहुत फास्ट होता है। गुड टू गो। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन फास्टेस्ट है, बहुत फास्ट है। जस्ट बिकॉज कि जो कार्बेनाइन बना वो CO के -M से स्टेबल हो रहा है। यस नो? दूसरा रीजन, ये तो फर्स्ट रीजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन विदाउट सोडा लाइम भी हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन विदाउट सोडा लाइम भी हो जाता है बाय ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो सेकेंड रीजन बताने जा रहा हूं। अगर सिर्फ आप इसको हीट करते हो, सोडा लाइम से हीट करते हो तो हो ही जाएगा। और ऑब्वियसली प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट ये बनेगा बच्चे, ऐसा नहीं करना कि कुछ और प्रोडक्ट बना देना। जिस कार्बन पे एसिड है यहां से ये CO2 निकला और ये दोनों जुड़ गया, प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम से हीट करोगे तो कीटोन बन जाएगा। कैसा कीटोन बना हुआ लिख भी दिया, देख लो। गुड टू गो, गुड टू गो, बोलिए। नाउ सिंपली हीट भी करते हैं ना तो भी यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और वो कैसे होता है वो समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर आप बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हो तो सिचुएशन क्या है? देखो, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये होता है। तो अगर गौर करो तो यहाँ CO2 निकलता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ TS बनाऊं, कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं और कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, तो देखो दिखेगा आपको। देखिए, जो जो बॉन्ड टूट रहा है मैं यहाँ लिख देता हूं। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है। ये 3 बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब TS देखो, आप समझ जाओगे, है ना? और जो नए बॉन्ड बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये TS के थ्रू होता है। अल्टीमेटली बताओ, CO2 निकला यहां से और ये H इसके साथ इधर डबल बॉन्ड, तो पता है कैसा दिखेगा? ये इनॉल दिखेगा। गौर करो, इनॉल दिखेगा और CO2 दिखेगा। तो TS के थ्रू भी हो जाता है। अब इसको टॉटोमराइज कर दो तो जो तुम सोडा लाइम में देख रहे थे वही बनता हुआ दिख रहा है। टॉटोमराइज ऐसे करेंगे ना, ऐसे देख लो। समझ गए? तो कुछ भी हो, इतना एक्सप्लेन करने का मतलब बस एक मतलब है कि आप ये रट लो कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डीकार्बोक्सिलेशन जल्दी हो जाता है, मतलब हाईली रिएक्टिव टू गिव CO2, जल्दी CO2 दे देता है, फटाफट CO2 दे देता है। ठीक है? बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्मल डीकार्ब, एंड दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन आल्सो। अगर इस पे हम कुछ क्वेश्चन करना चाहें, मान लो बेंजीन नहीं है, ऐसा है और सोडा लाइम एंड हीट है ना? ऐसा है, सोडा लाइम हीट है, ठीक है? सिंपल क्वेश्चंस कर लेते हैं। इथेन, प्रोपानोइक एसिड, सोडा लाइम हीट है,
तो शॉर्टकट क्या बोला है, CO2 हटाना है बस, इससे CO2 हटाना है और इस H को इसके साथ जोड़ देना है, इथेन। इसमें शॉर्टकट क्या है सोडा लाइम हीट में, इसको हटाना है बस और कुछ नहीं, हायर नहीं बनाना है, एक कार्बन कम कर देना है। इसमें जितना कार्बन है प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होगा, इसमें फिर से ये हटा देना है बस, प्रोपेन। कंफ्यूज नहीं हो जाना है, सोडा लाइम से स्टेप डाउन होता है ना, कार्बन आयन बनता है और वो फिर H+ लेता है, कोई C नहीं लेता है फिर से। तो 2-3 क्वेश्चन के थ्रू याद रखिए। अगर इसका बनाए तो विनाइल, इसको सोडा लाइम से पास कराए तो बताओ, विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम से पास करे तो इथीन, अरे ऐसा नो, इथीन। अच्छा ये वाला अगर ट्रिपल बॉन्ड COH है तो सोडा लाइम से इथाइन। ध्यान रखिए बस ये CO2 बीच से गायब होता है, CO2, ठीक है। So this can be the method of preparation of benzene also, ethene also, ethyne also, और इथेन का तो है ही। Thermal decarboxylation can be the method of preparation of alkane, cycloalkane, again alkane, alkene, alkyne, depends कि तुम किस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो। Even this is the method of preparation of ketone also. Thermal decarboxylation is the method of preparation of ketone also, you can see that. लेकिन मैं बताऊं सबसे ज्यादा फेमस थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन अल्केन के प्रिपरेशन के लिए, वो भी कौन सा अल्केन, जितने कार्बन, ऑड नहीं, ऑड इवन नहीं, ऐसा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जितना कार्बन है उससे एक कम कार्बन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बन है, 2 कार्बन वाला अल्केन बन गया। यहाँ पे देखो 4 कार्बन है, 3 कार्बन वाला अल्केन बन गया। यहाँ पे 7 कार्बन है, 6 कार्बन। इवन ऑड नहीं, ऐसा नहीं, याद रखो, सिर्फ स्टेप डाउन। कॉलवेज में भी करा दूंगा, हाँ। कॉलवेज में कर लेते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कार्ब एनायनिक मैकेनिज्म चलता है सोडा लाइम एंड हीट, ठीक है। लिखिए कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, मैकेनिज्म ऑफ कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। सुनो अब ना 10 से 15 मिनट कंप्लीट साइलेंस। मैकेनिज्म ऑफ कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम करते क्या है, प्रॉपर जो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था उस तरह का इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट रख देना है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट। ऑब्वियसली वाटर वगैरह होगा। तो पहला स्टेप क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको NaOH से रिएक्शन करा के सॉल्ट बना लिया, सॉल्ट प्लस वाटर। और ये सॉल्ट ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है, दिस सॉल्ट इज इनसाइड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नाउ सी हियर, अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनायन कौन कौन सा है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर वाटर है तो OH- भी है, RCO- भी है, और केटायन में Na+ भी है और H+ भी है। याद करो इलेक्ट्रोलिसिस, थोड़ा याद करो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है उसको हम एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं, राइट।
नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायन, इन दोनों में कंपटीशन होगा, बट एनोड पे जाएगा जिसकी हमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। प्लीज साइलेंस। जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस करानी है वही एनोड पे जाएगा। COO माइनस जाएगा एनोड पे, और यहां पे ना एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको निकालना है, और ऑड इलेक्ट्रॉन, यहां देखो 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहां 7 है। बैटरी फोर्स करता है, जब ये एनायन इस पे जाता है एनोड पे, RCO माइनस जब एनोड पे जाता है तो बैटरी फोर्स करता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मुझे दे दे, और जब ऐसा होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीजन बनता है। अब ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि वो सामने वाले बॉन्ड को बोलता है कि होमोलिसिस कराता है RC बॉन्ड का, तो CO2 निकल गया और R डॉट बन गया। तो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड में क्या बनता है, तो CO2 गैस भी बनता है, R डॉट भी बनता है, और जैसे ही R डॉट बना इसके चारों तरफ एक दो R डॉट तो होगा नहीं, ये बार बार इधर जा रहा है, R डॉट R डॉट R डॉट, CO2 एस्केप हो रहा है, इसके चारों तरफ बहुत सारे R डॉट है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा RR। तो कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस आपको याद होगा कि रेडिकल मैकेनिज्म के लिए हमें हेल्पर कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो यहां इलेक्ट्रिसिटी से काम हो रहा है। गुड टू गो। इस तरह से अल्केन बन जाता है। और अब बात होता है कि कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे H प्लस ही जाएगा, H2 गैस। Na+ और H प्लस में कौन जीतेगा, H प्लस। थोड़ा याद करो, सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है और H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। तो यहाँ पे कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस में एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कैथोड पे क्या क्या बना, कैथोड पे CO2 एंड R डॉट या RR बना, और एनोड पे क्या बना, H2। उल्टा बोल दिया, कैथोड पे H2 और एनोड पे CO2 एंड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना भी सॉल्ट का कार्बोक्सिलेट आयन है वो एनोड की तरफ गया। अनिकेत ध्यान दे बच्चे प्लीज, जितने भी सॉल्ट में कार्बोक्सिलेट आयन है वो एनोड की तरफ गया। एनोड, ये बैटरी ने फोर्स किया इस कार्बोक्सिलेट आयन को कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मुझे दे दे। ऐसा होने से 7 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीजन बना। बोलो, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ पे आर डॉट, ये स्टेबल नहीं है तो बगल वाला आरसी बॉन्ड का होमोलिसिस हुआ, आर डॉट बना, CO2 निकल गया। तो इसको भी डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोल रहे हैं, तो CO2 यहां भी निकल रहा है, भले बैटरी फोर्स कर रहा है, ऐसा है ना। समझ रहा है, यहां तक क्लियर है। तो एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, ये समझ गए। अब शॉर्टकट क्या है देखो, आप याद करो उर्ज रिएक्शन में क्या करते थे, जिस कार्बन पे हेलोजन होता था वहीं डॉट लाते थे। सेम वैसा ही है, जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसी कार्बन पे डॉट लाओ और उस तरह के रेडिकल को जोड़ते चले जाओ। क्लियर हो रहा है क्या बोला, ठीक है। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। मैकेनिज्म बार बार लिख के नहीं करना है, शॉर्टकट स्टोरी बना के क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। देखिए, अगर ऐसा है NaOH एंड इलेक्ट्रोलिसिस, शॉर्टकट बताओ तो क्या होने वाला है पहले क्वेश्चन में, व्हाट कैन बी द शॉर्टकट। जिस कार्बन पे इसी पे डॉट लाना है, और जब इस तरह के रेडिकल बहुत सारे हैं तो क्या बनेंगे, हो गया बस। क्या, अगर मान लो मैं प्रोपानोइक एसिड ले लूं तब कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, शॉर्टकट फिर सीख, ये पूरा हटके यहां डॉट आएगा, देखो
क्लियर हुआ? शॉर्टकट आ रहा है समझ में? आ रहा है? इसमें थोड़ा इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी रिवाइज हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस जो फेराडेज लॉ वगैरह पढ़ाया था, 1000% चांस है वहां से एक या दो क्वेश्चन आएगा। फेराडेज लॉ, उसमें मास्टर लाइन ये बताया था, वेन एवर 1 फैराडे चार्ज 96500 कूलम चार्ज, या है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सेल, amount of substance deposited or liberated at respective electrodes is equal to their equivalent mass। ये लाइन था मास्टर लाइन, है ना। तो कल चाहता तो नहीं आ सकता था क्या? फिर रेस्ट करने का मन किया। मुझे तो कल डॉक्टर ने 2-3 दिन का रेस्ट ही बोला है कंप्लीट। ठीक है, तुम लोग कहाँ समझेगा जी, इज्जत ही नहीं देता तुम लोग, मेहनत इतना कर रहे हैं, ताली भी नहीं बजाते। हाँ, कोई बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्स गैप के हिसाब से इस एसिड का नाम बताओ अजय। ओम्स गैप के हिसाब से इस एसिड का नाम। दोनों एसिड बैक टू बैक जुड़ा होता है, ऑक्सिलिक, बीच में एक CH2 आता है मेलोनिक, 2 CH2 सक्सेनिक। तो सक्सेनिक एसिड का अगर कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, बातें नहीं, अभी बोला यार डॉक्टर ने रेस्ट पे बोला, फिर भी आके पढ़ा रहा हूं, फिर भी बात कर रहा है। हम्म, 2 डॉट आएगा, शॉर्टकट वही याद रखो, ये हटा यहाँ डॉट और यहाँ डॉट, इथीन, यहाँ पे इथीन बन जाएगा। जनरली उस तरह का कोलिजन लेस लाइकली होगा, इंटरनली जुड़ जाएगा तुरंत, रेदर देन कोलाइडिंग विथ ईच अदर। इस तरह का जब रेडिकल बना ना, ठीक है, तो इस तरह का 2 रेडिकल इतनी ओरिएंटेशन के साथ एक तरफ आएगा एक दूसरे के तरफ, उससे पहले ही आपस में जुड़ जाएगा। ये नहीं करना है। क्लियर हुआ? यही तो ओम्स गैप में अगर 2 एसिड बैक टू बैक जुड़ा होता है तो ऑक्सिलिक, बीच में सिर्फ एक CH2 आएगा। अगर ऐसे जुड़ा हुआ है मेलोनिक, 2 CH2 है ना, 3-4 ऐसे करके आप याद करो, ग्लूटारिक, एडिपिक, पामेरिक, सुबेरिक, ऐसे नाम है। नाउ ये क्वेश्चन देखो, आया हुआ सवाल है, मुझे एग्जाम का नाम तो नहीं पता, लेकिन ये आया हुआ सवाल है, बता दीजिए क्या बनेगा। ऐसे इसको हम लोग शायद बोलते हैं मेलिक एंड फुमेरिक, कुछ करके नाम था, तो मैंने तो सिस्टांस दिया ही नहीं है, नॉर्मल नाम दिया है। हाँ, क्या बनेगा इसमें?
अरे बोल दो भाई, इथाइन, वेरी गुड। यहाँ डॉट आया ना? हाँ, अगर ऐसा दिया होता, इधर देख, इधर देख, ऐसा दिया होता और केएस कर रहे होते तो ऐसा रेडिकल बनता ना, आपस में जोड़े या दो इस तरह का रेडिकल को जोड़े, आपस में, है ना? ये उर्ज रिएक्शन जैसा ही याद आएगा आपको, ठीक है? बोलिए। चलो ये बताओ तो क्या बनेगा? हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का 2-3 क्वेश्चन लिखा है, ये तो इजी है, ये तो बन जाना चाहिए। पीएच डॉट आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ डॉट आया ना, तो बाइफेनाइल बना दो। ये क्वेश्चन अभी भी दिया था मैंने, बेंजोइक एसिड के साथ ही लिखा था मैंने स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में, ये वाला। वेरी गुड। यहां और यहां रेडिकल क्रिएट होगा ना बच्चे? मैंने शॉर्टकट क्या बोला, जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां डॉट क्रिएट करो और इसको इंटरनली जोड़ दो। तो इधर कितना मेंबर रिंग दिख रहा है? 1 2 3 4 5 और एक 6। इधर भी तो 2 6 मेंबर रिंग, एक बॉन्ड कॉमन, बस वही वाला बॉन्ड कॉमन जो यहाँ पे है। अच्छा सवाल है ये। ये क्वेश्चन नोट्स में है, इसका आंसर ढूंढ के लाइए। नाउ सी, लिसन, बस मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा फ्री रेडिकल पे, नोट्स रिवाइज रट के वो क्वेश्चंस कर लेना, ओके? आप टैब पे देख लेना, फ्री फोटोकेमिकल रिएक्शन करके एक ड्राइव होगा, उस पे आप ढूंढ लेना आज क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ मैं रिपीट कर दूं एक बार फिर से कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ना सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बचेगा और हो जाएगा फिर, ठीक है? नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल देखते हैं क्या है। कल तो क्लास है शायद आपकी, ठीक।